जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री के जवाब पर हंगामा, सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार। क्या आप इनसे ओआरओपी, एमएसपी या अन्य जवानों के मुद्दों की उम्मीद कर सकते हो? बिल्कुल आपको देखना होगा, सुनना होगा। और पिछले 7 साल में डीए ने रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे कम सरकार असमंजस में। कल थी कैबिनेट बैठक, 2 या 3 पर नहीं बनी बात। और मोदी जी के सीएम की हुंकार कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा, यानी माननीय प्रधानमंत्री का यह आदेश है। कहां का आदेश है? और हमारे हीरो की असली कहानी उन्हीं के जुबानी, आखिर परमवीर चक्र विजेता की जिंदगी कैसे बची और कैसे बने नायक। और 100 सैनिकों की हत्या में भारत का हाथ, भारत के ऊपर सीधा लगा रहे आरोप। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बहुत बड़ी खबर जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, और वो बड़ी खबर है कि सबसे पहले आप समझ सकते हो कि लोकसभा के अंदर श्रीमती सागरिका घोष ने सीरियल नंबर 107 पर उनसे पूछा, क्यों आप बार बार डिसेबिलिटी पेंशन के केस जवानों के हैं, एएफटी जवानों के लिए, जो आपको आधिकारिक तौर पर उसकी रिकमेंडेशन करती है और उनको दिलाने के लिए सरकार को आदेश देती है, पर आपकी सरकार, आपकी एमओडी जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी हो जाती है। मिनिस्टर, काइंडली आंसर, why does the defense ministry routinely challenge virtually all armed forces tribunal or AFT judgments in favor of veterans when it comes to granting disability pensions? अब ये वीडियो तो आपको देखा होगा और दिखाऊंगा, इसका पोस्टमार्टम करूंगा, और उससे पहले जवाब इनका मिलता है। अब जवाब क्या मिलता है? ये धरती है बंधन की, अभिनंदन की, यहां कंकड़ है, ये शंकर हैं। मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने ये अपने लतीफे पढ़ने लगते हैं। बंधन की भूमि अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की गंगा गंगा, यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। अब इन लतीफों से हम निष्कर्ष से निकालते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता पेंशन के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की अपील खारिज की। क्योंकि यह आज बोलना जरूरी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता पेंशन के खिलाफ रक्षा मंत्री की अपील खारिज की। और एक जवान जो कि सीएमपी में था, यानी दारू सब मिलती, सब पीते हैं, जब उससे पूछा गया कि आपको पहले तकलीफ ज्यादा थी, डॉक्टर ने बोला नहीं सर, दारू पी उसके बाद आपकी पेट की प्रॉब्लम बड़ी, बोला हाँ सर। ईमानदारी से बोल दिया तो उसने लिख दिया कि अल्कोहलिक की वजह से इनके आमाशय की प्रॉब्लम हुई है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हुई है, और इस वजह से ना वो एग्रीवेटेड है ना ट्रिवेटेबल है। अब उनको पेंशन देने नहीं दिया जाता है। अब ये मामला एएफटी में जाता है। एएफटी कहती है क्यों नहीं, किसी के कहने से क्या होता है, किसी के जब वो भर्ती हुआ था तब क्या उसको प्रॉब्लम थी? और लेकर दारू तो सब पीते हैं। इसका क्या मतलब है कि उसके एक स्टेटमेंट के ऊपर आपने उसको डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना किया, और सीधा जाकर के आदेश देते हैं एमओडी को कि आप इनको डिसेबिलिटी पेंशन दीजिए जवान को। अब ये डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि नहीं, जवान की गलती है। और यही सवाल सांसद सागरिका घोष पूछ रही हैं, क्यों आप जवानों को इस तरीके से परेशान कर रहे हो? और यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इसके लिए चिंतन करिए, मंथन करिए कि एएफटी के निर्णयों को क्यों लागू नहीं करते हो। और यही बात पिछले रक्षा मंत्री जी मनोहर पार्कर जी ने कहा था कि जवानों के डिसेबिलिटी के मामले सरकार को घसीटने नहीं चाहिए, सरकार ने एएफटी के फैसलों को तुरंत लागू करना चाहिए। अब मैं ये फैसला भी बताऊंगा, उनका वीडियो भी सुनाऊंगा, और निष्कर्ष भी निकालूंगा कि ऐसे रक्षा मंत्री जी से हम वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बोल सकते हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट्स का लिखा हुआ पत्र पढ़ दिया और मोदी जी के कसीदे गाने लगे, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता गाने लगे। अब वो कविता भी सुनना है, लेकिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है वो ये आज उनके पास पहुंचाना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ का फैसला है कि मेडिकल बोर्ड किसी सैनिक के विकलांगता पेंशन के दावे को उसके इस कथन के आधार पर सीधे खारिज नहीं कर सकता कि यह शराब के कारण हुआ है।
तथा उसे स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालना होगा कि सैनिक का आचरण ही उसका कारण था। अब ये वही बात है कि सैनिक ने कह दिया कि मैंने ड्रिंक पी तो पेट में दर्द हो गया, अब तो वो ड्रंकर्ड हो गया। अब इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सीएमपी के नरेश कुमार को विकलांगता पेंशन दिए जाने की चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए जारी किया। उन्होंने कहा है कि उनको अग्नाशय शोथ से पीड़ित थे, उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ ने उन्हें विकलांगता पेंशन की सैंक्शन की। इस मामले में सैनिक को 2 विकलांगताओं के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिसके बारे में कहा गया कि न तो वो सैन्य सेवा के कारण है, ना ही उससे बड़ी है, ना एट्रीब्यूटेबल है, ना एग्रीवेटेबल। इस कारण उसे विकलांगता पेंशन देने से मना कर दिया। 1 दिसंबर 2021 का मामला एएफटी चंडीगढ़ ने स्थापित कानून के आधार पर उसको कहा कि वंशानुगत नहीं है, यानी भर्ती हुआ था तब वो ठीक था। ये और मेडिकल बोर्ड के सामने बोलने से क्या होता है, मेडिकल बोर्ड के बोलने से जितना हम बोलेंगे वो मानेगा मेडिकल बोर्ड। हम बोलेंगे हमें इतनी प्रॉब्लम है, वो हमें उस हिसाब से असेसमेंट करके हमें बोर्ड देता है, नहीं देता है, निगेटिव चीज पकड़ते हैं। अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा कि बोर्ड किसी सैनिक के इस कथन के आधार पर दावे को खारिज नहीं कर सकता कि उसकी विकलांगता शराब के कारण हुई है। पिछले महीनों में रक्षा मंत्रालय द्वारा कई रिट याचिकाओं और अपीलों को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर भी रक्षा मंत्री जी से बार बार सही सवाल पूछा जा रहा है, उल्टा जवाब दे रहे हैं। उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा तीखी टिप्पणियों और भारी जुर्माने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने 2017 के बाद ऐसे सभी मुकदमे वापस ले लिए थे, लेकिन 2023 के बाद इन मुकदमों में बाढ़ लग गई है। सैनिकों की समस्याओं, विधवाओं के खिलाफ अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ गई है। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सैनिकों के खिलाफ मुकदमेबाजी में न जाने की नसीहत दी थी, क्योंकि यह प्रतिष्ठा का मुद्दा है। बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तय मामलों के अपीलों की बाढ़ लाने के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ी आलोचना की। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता पेंशन पर मुकदमे के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। 2025 में भी ऐसा ही कहा, और उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि अतीत में पूर्व सैनिक कल्याण संगठनों ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि कानूनी और वित्तीय अधिकार को सेना सेवा निमित्त पर परिवारों को मुकदमों में छूट न दी जाए। अब आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी गुहार, कितनी बड़ा निवेदन करना पड़ रहा है। और यहां पर सागरिका घोष बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिसेबिलिटी केस जो एएफटी सैंक्शन करती है, और आपकी सरकार एमओडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर उनको कैंसिल कराने की कोशिश करती है। अब ये कहते हैं उप सभापति महोदय धन्यवाद, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व सैनिकों के प्रति कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने पूर्व सैनिक हैं उनको कल्याण के लिए, बुनियादी समस्याओं के लिए हम मन कर्म वचन से कृतज्ञ हैं। सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। उनका यदि सैनिक बॉर्डर की सुरक्षा करता है तो उसके परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है यहाँ की भूमि कंकड़ अभिनंदन की भूमि है, ये बंधन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, यहाँ कंकड़ में शंकर है। अरे भाई, कंकड़ में शंकर, ये पोएम तो कहीं और बाद में बोल लेना था, लेकिन जो सवाल जो सागरिका जी का था वो जवाब इन्होंने नहीं दिया। बस इतना कह दिया कि हमारे मेडिकल बोर्ड है बनता है, उसमें एग्रीवेटेड होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, उनको मेडिकल पेंशन मिलती है, 15 साल सर्विस है तो उन्हें सर्विस एलिमेंट भी मिलते हैं। तो ये कौन सा सवाल था और कौन सा इनका जवाब था। फिर दूसरा सवाल पूछा गया और सीधा कहा कि आपने पॉलिटिकल गोलमोल कर दिया। स्पर्श के बारे में पूछा गया, क्या अभी कभी इसमें सुधार होगा? The
honorable minister, but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe he should prepare better for questions relating to the defense ministry. So my question was on why the defense ministry keeps challenging petitions of disability. My second supplementary. The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches, and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? क्या कभी जिला सैनिक बोर्ड के वहां पर एक ऐसी ऑफिस बनेगी ताकि लोगों की पेंशन सुचारू रूप से चल सके, उनके डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया हो सके, उनके एरियर भत्त तमाम चीजें जो रुक रही हैं, कई चीजों की आधार कार्ड की डेमोग्राफिक प्रॉब्लम आ रही है, इनका सॉल्यूशन होगा या भविष्य में नहीं होगा? तो इसके ऊपर भी उन्होंने बिल्कुल लतीफे मारे हैं, लंबे लंबे लतीफे मारे हैं। इसलिए आज ये कहना पड़ा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर, बार बार आपसे आग्रह करने पर, लेकिन आपने वो ही बिल्कुल कौन से जवाब दिए, शायद वो कहना ज्यादा अच्छा नहीं। अब दोस्तों ऐसा ही एक और क्रम में बात करूंगा कि कल कैबिनेट की बैठक थी, बड़ी उम्मीद थी कि सरकार आपके डीए की घोषणा कर देगी। तमाम अखबार ने आपकी ये खबर छापी जैसा कि होली से पहले 1.25 करोड़ लोगों को मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी, और ये उन्होंने कहा है कि कैबिनेट बैठक चल रही है, और हमने कल ये न्यूज भी डाली। लेकिन शाम को इसका निष्कर्ष नहीं निकला, जैसा कि पता चला कि सरकार शायद असमंजस में 2 बढ़ाए या 3, सरकार कुछ मेहरबानी करेगी, लेकिन सरकार चाहती है इसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो। लेकिन पिछले 7 साल में सबसे कम डीए सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों को होली पर लग सकता है बड़ा झटका। जैसा कि ये दैनिक जागरण कह रहा है कि करोड़ों सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों का इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। महंगाई भत्ते और डीएनएस रिलीफ इजाफे की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि डीए डीआर में बढ़ोतरी का फैसला कैबिनेट बैठक में जल्दी ही लागू, कल हुई होगी तो हो सकता है आज घोषणा हो। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। होली पर होती है डीए की बढ़ोतरी की घोषणा, जैसा कि हमेशा होली पर इसकी घोषणा होती है। लेकिन कोविड-19 के समय से नहीं बढ़ा था डीए। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 18 महीने के लिए यानी जो डीए में बढ़ोतरी रोक दी थी, तभी से केंद्रीय कर्मचारी इस अवधि के मुआवजा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान 3 बार डीए में इजाफा नहीं किया गया। आमतौर पर साल में 2 बार, मार्च और जनवरी में, अक्टूबर नवंबर में इसकी घोषणा हो जाती है। अब जनवरी 2016 में अस्तित्व में आया 7वां पे कमीशन। मैं फिर कह रहा हूं कि 2016 में जैसे इनकी सरकार आई, 7वां पे कमीशन आया, और बहुत सारे चिंटू लोग, चालाक लोग, उन्होंने डीए के फॉर्मूले की बाट लगा दी और सीधा सीधा कह रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में पिछले पे पैनल के तहत 125% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किया गया था। इसके बाद जुलाई 2016 में 2% की बढ़ोतरी के बाद लगातार डीए बढ़ा, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस सरकार ने 18 महीने का आपका डीए भी खा लिया, और उन्होंने कहा है कि और उसके बाद जो इनकी स्पीड है डीए की, वो आप देख सकते हो कि पिछले 7 साल में सबसे कम, जो कि 2025 में डीए की बढ़ोतरी 2% उम्मीद दिखाई दे जा रही है। और उन्होंने कहा है इसका सीधा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से चलता गया है, और 2018 के बाद से सबसे कम है डीए। कैसे तय किया जाता है? हाउस डीए डिसाइडेड, लेबर ब्यूरो द्वारा लिया जाता है, और इसका वेटेज इन्होंने चेंज कर दिया। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली बार डीए की बढ़ोतरी होनी है, और ये बढ़ोतरी आप समझ सकते हो कि सरकार अभी असमंजस में है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2 से ज्यादा डीए बढ़ोतरी दी जाएगी, क्योंकि ये पिछले 7 सालों में सबसे कम होगी। अब देखना होगा कि कैबिनेट बैठक में क्या फैसला लिया गया है और क्या घोषणा आपके सामने आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये डीए की कहानी देखिए, ये सत्य कहानी आपके सामने रखा। मोदी जी के सीएम की हुंकार, 2 वर्ष में गरीबी करूंगा खत्म, जीवन स्तर में करूंगा सुधार, हर एक के पास होगा मकान, हर एक के पास इलाज के लिए होगा आयुष्मान कार्ड, और हर एक को मिलेगा रोजगार, कोई गरीब नहीं होगा। और उन्होंने कहा है उनका जीवन लाइफ स्टाइल है बढ़ेगी। सरकार के बजट में हमने घोषणा की है कि अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे।
जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसको आयुष्मान का कार्ड देंगे, जिसको पेंशन नहीं मिलती उसको पेंशन दिलाएंगे, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई गरीब नहीं रहेगा, बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके स्वावलंबन का जीवन यापन कर सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया, प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्ग और उन्होंने कहा निर्देशन है कि पिछली सरकारें, उन्होंने कहा है कि माफिया और इसके चक्कर में उत्तर प्रदेश की बाट लगा दी थी। आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 आर्थिक कहते हैं कि आर्थिक इकोनॉमी के हिसाब से पूरे देश में है, और ये हुंकार भर रहे हैं सीएम योगी जी, तन मन धन से समर्पित हैं। लेकिन बार बार मोदी जी के इस आग्रह के ऊपर या मोदी जी के इस डायरेक्शन के ऊपर इस बार इन्होंने काफी प्रचार चल रहा है, चाहे मोदी जी का प्रचार हो, वित्त मंत्री जी का प्रचार हो, मुख्यमंत्रियों का प्रचार हो, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि मिडिल और लोअर क्लास को कैसे इस गरीबी से बाहर निकालें। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। अभी तो वादे हैं, इरादे और जो सामने आएंगे देखा जाएगा। अब मैं बात करूंगा हमारे हीरो की असली कहानी जुबानी, ये सुनना होगा, और ये है हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन, आप समझ सकते हो कैप्टन योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र विजेता, हमारे लीजेंड है। हम इनको भूर भूर इनकी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने ये देखा कि जिंदगी बचाने वाला ईश्वर होता है। इन्होंने कारगिल के समय कहा, 2 कदम चला वो रुक गया। तब मुझे लगा शायद इसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ, और वो तुरंत एकदम से पीछे मुड़ा। जैसे उसने टर्न किया, राइफल मेरे सीने की तरफ ऐसे करी, तब गया अब तो नहीं बचेगा शायद। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर ऐसे पर्स रखा, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पत्थरों पे चलते चलते। उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया। जब गोली चली तो सिक्कों से टकराई, रिकोचिट हो गई। गोली के धक्के से उसका जो फोर्स थी उससे एहसास आभास हुआ मर गया। तब फिर एक अंतर्मन से आवाज है, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा। कि हमारे गोलियां लगी थी और दुश्मन सामने से हमें पलट के गोलियां मार रहा था, हमारे पर्स में 5-5 के सिक्के से वहां पर गोली लगी, और हमने देखा कि नहीं अभी हमारी शायद जिंदगी बाकी है। और उन्होंने अपने कारगिल का जो बयान किया उससे लगता है कि दोस्तों सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आज ये हीरो हैं, आज इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, सेना का नाम रोशन किया, हम सब का नाम रोशन किया है, और ये हमारे बहुत बड़े लीजेंड है। आप कारगिल की स्टोरी आप सुन सकते हो। और मैं बात करूंगा पाक ट्रेन हाईजैक में भारत का हाथ। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एक बार फिर अपनी नाकामी भारत पर मड़ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा शनाउल्लाह ने कहा है कि हमले के पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान के अंदर से भारत हमलों को संचालित कर रहा है। जब एंकर ने पूछा क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच विद्रोह में संबंध है, तो उन्होंने कहा है ये सब इंडिया करा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद विद्रोहियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल जाता है। यानी आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, दूसरे ऊपर आरोप लगाने वाला ये पाकिस्तान। आखिर वहां पर आपने देखा होगा 100 सैनिकों की बलि चढ़ा दी है। अब वो कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन खत्म हो गया, जो भी हुआ वो जैसा जाने। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।